हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रखे होंगे। राइट, तो चैप्टर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने को है। शायद 2 या 3 वीडियो और अपन बनाएंगे थ्योरी के, जिसके अंदर ये चैप्टर जो है तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं बच्चों। व्हाट्सएप नंबर हमेशा शो होता है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लगातार वीडियोस को देखते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। ऑलराइट, तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चुंबकीय पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। अपन ने वैसे लास्ट या उससे लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी की है कि 3 तरीके के चुंबकीय पदार्थ हम पढ़ते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ और लास्ट में हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेट्स मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ। हो सका तो क्यूरी का नियम और क्यूरी वाइस का नियम भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उस चीज़ को कवर करेंगे। आज जो सबसे पहला पॉइंट मैं चालू कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा, ये है डायामैग्नेट, जिसे हम बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ और उनका प्रतिचुंबकत्व का गुण। देखिए, सबसे पहले तो हम सिर्फ पदार्थ को समझेंगे कि ये पदार्थ ऐसा है क्यों, है ना, कि क्या कारण है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या फिर इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण है। हालांकि ये चीज़ मैंने कभी मेरे क्लासरूम लेक्चर्स में नहीं बताई है। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में कभी पूछा गया नहीं है। बच्चे उस चीज़ को समझते हैं तो थोड़ा सा अपने में ही उलझ जाते हैं। लेकिन आज मैं इस चीज़ को बहुत धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? तो सबसे पहली और ख़ास बात इनकी ये है बच्चों कि ये वे पदार्थ हैं जिनके परमाणुओं अथवा अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, ठीक है। इनमें मतलब इनके परमाणुओं में अणुओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से में है? युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब हमारे लिए क्या हो? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आप किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके का चीज़ आप बताते हैं। ऐसा कुछ करते हो क्या? ये युग्म है। और अगर युग्म नहीं होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, हम ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता? चलिए, तो लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों? युग्मित अवस्था में होते हैं। युग्मित अवस्था का मतलब क्या हुआ? युग्मित अवस्था का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत है। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है, एक वामावर्त घूम रहा है तो एक दक्षिणावर्त घूम रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा सिंपल है, ठीक। चलिए, तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि युग्मित अवस्था के अंदर हैं परमाणुओं में, है ना, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इससे क्या हुआ भाई? तो उस चीज़ को समझते हैं। तो हमने बोला समझना इस चीज़ को बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहा होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यूं, ठीक। अगर वो ऐसा घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा है, तो हम कहेंगे कि धारा की दिशा कैसी होगी? ऐसे, उल्टी। तो धारा कैसी बहेगी? आंसर हो उल्टी। ये धारा की दिशा होगी,
ठीक। अगर ये धारा की दिशा है तो फिर इस लूप के कारण ये एक धारावाही लूप बन गया, एक छोटा सा धारावाही लूप बन गया, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस लूप में इस धारा के कारण चुंबकीय आघूर्ण कैसा देखा जाएगा, तो हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण वास्तविकता में धारावाही लूप के लिए होता है NIA, जो कि निर्भर करता है क्षेत्रफल सदिश पर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश या तो ऐसे जाएगा या फिर तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगा। ठीक है ये बात। तो चलिए अब हम इसे कैसे देखेंगे, तो हम बोलते हैं कि अब यहाँ पर या तो ये अंदर की ओर है या फिर लंबवत बाहर की ओर है, दो ऑप्शन है। फिर धारा को देख करके हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी। कैसे पता चला भाई चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो हमने बोला ये धारा की दिशा है ना, अपनी अंगुलियों को ऐसा फिर यूं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वही हम मान के चलते हैं एक बार के लिए चुंबकीय आघूर्ण की, मान के चलो एक बार के लिए। तो हमने बोला ऐसा, तो फिर चुंबकीय आघूर्ण कहाँ गया, आंसर है अंदर की ओर चला गया। ठीक है, तो ये चुंबकीय आघूर्ण ऐसा अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। अब समझना इस चीज को, पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा था, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे मानो यू। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉन E1 मान लिया, इसके कारण बहने वाली धारा I1 मानो। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा बह रहा है ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन E2 मानो ऐसा, तो उसके कारण धारा I2 मानो। हालांकि दोनों बराबर होंगी लेकिन अपन दर्शाने के चक्कर में काम कर रहे हैं। ठीक, अब धारा ऐसे जा रही यू, धारा ऐसे जा रही तो चुंबकीय आघूर्ण यू बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो दूसरे वाले के कारण चुंबकीय आघूर्ण तल के लंबवत बाहर की ओर, पहले वाले के कारण तल के लंबवत अंदर की ओर। दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन के आवेश से ही बन रहे थे। ठीक, धारा का परिमाण तो समान था। तो हमने बोला कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो फिर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण M रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों का स्वयं का खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वे एक धारावाही लूप बनाते हैं, चाहे वो छोटा ही सही लेकिन एक धारावाही लूप बनाते हैं। ठीक है, और इस धारावाही लूप के कारण या इन इलेक्ट्रॉनों की युग्मित अवस्था के कारण यह चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में समान एवं दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। अतः एक परमाणु का परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कितना होता है, 0 होता है। अब जब परमाणु का खुद का ही चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो फिर पदार्थ का भी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पदार्थ भी तो उन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। चलिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होता है। अतः परमाणु का स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। इस चीज़ को उतार लीजिएगा। मैं अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं जो मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट में आए हैं, तो ये चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगी क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने मेरे क्लासरूम लेक्चर में कभी इस चीज़ को नहीं करवाया।
क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी आगे जा कर के कन्फ्यूजिंग हो जाती थी। लेकिन आज अपन इसे ऐसा ही समझेंगे जैसा बहुत आपको आसानी से समझ में आ सके। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण वाली, ये अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पढ़ी है। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रहे थे तब चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। ठीक है। वैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अगर आपसे पूछूं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते कौन से हैं, तो हम बोलते हैं कि जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो, प्रतिकर्षित हो, या फिर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर भागते हो, है ना। ऐसा ही पढ़ते हैं अपन। चलिए अब देखिए, अब इस चीज़ को समझें अगर, तो हम बोलते हैं कि यदि इन्हें किस में रख दिया जाए, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। समझिए अब इस चीज को कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा। ये तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाता, तो हम सिर्फ एक परमाणु के डिस्कस कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना को देखते हुए काम कर रहे हैं। अब इस चीज को समझिए, ये नाभिक मानो परमाणु का, और ये पहले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा। चलिए अब इस चीज को थोड़ा समझें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शायद इस दिशा में जा रहा हो, यू, तो इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी है तो फिर इसके कारण बहने वाली धारा की दिशा विपरीत होगी, स्वाभाविक सी बात है। इतना क्लियर है, ठीक। फिर इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण कहाँ की ओर होगा, आंसर है तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। इतना क्लियर हो गया कि हमें पता है कि इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण कहाँ की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर। जबकि समझना इस चीज को, जबकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर था, अंदर की ओर था। ठीक है ये बात तो। चलिए, तो इसमें अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिर m की डायरेक्शन डायरेक्ट बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर है। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता जा रहा है, तो इसमें धारा भी क्या होती जा रही है, एक तरीके से बहती जा रही है। हम ऐसा समझ पा रहे हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगने वाला है। क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगने वाला है। वो बल कौन सी दिशा में लगेगा, तो हम बोलते हैं चुंबकीय बल लगेगा। या तो चुंबकीय बल केंद्र की ओर होता है या फिर केंद्र से दूर जाता हुआ होता है। मतलब ये हम बोलते हैं कि चुंबकीय बलों की प्रकृति क्या होती है, केंद्रीय अभिकेंद्र की ओर होती है। तो या तो अंदर की ओर लगेगा या फिर बाहर की ओर लगेगा, ये बात ध्यान रखो। अब वो कैसे पता चला, तो हमने बोला कि ये धारा ऐसे जा रही है, इसका एक छोटा सा लूप काटो। समझना इस चीज को। ये अगर ऐसा है तो धारा की दिशा में ही धनात्मक आवेश के वेग की दिशा देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है, सही बात है, लेकिन धारा को हम कैसा मान के चलेंगे, तो धारा की दिशा धनात्मक आवेश के गति की दिशा या फिर ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा। ये पता है आप सभी को। अब अगर ऐसा है बच्चों, ठीक, तो हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मेरे को बल निकालना है तो मैं राइट हैंड थप्पड़ का नियम एक बार के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगुलियां अंदर की ओर है। ठीक, अगर अंगुलियां अंदर की ओर हैं और इसके गति की दिशा ये होती है v, समझ रहे हो, धनात्मक धारा की दिशा देख लूं या फिर गति की दिशा देख लूं, तो ये ऐसी है, तो हमने बोला ये ऐसा, तो फिर बल कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर। तो इस पे लगने वाला बल जो है F, वो अंदर की ओर लग रहा है। मैं इसे F1 लिख देता हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब इस चीज़ को थोड़ा समझो बच्चों कि ये वेग की दिशा, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे तो आप वेग ऐसा क्यों ले रहे हो। तो हम भाई, धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, लेकिन धारा की दिशा किसके कारण देखी जाती है, आंसर है बच्चों किसके कारण,
धनात्मक आवेश से देखी जाती है कि धनात्मक आवेश जहाँ की ओर जाएगा वही धारा की दिशा। तो हमने बोला कि इस भाग में धारा ऐसे जा रही है तो फिर वेग भी ऐसा ही देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो पहले के ऊपर आपको बल पता चल गया। अब देखो आगे दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार के लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसे, ताकि दो अलग अलग प्रदर्शित हो सके। ऐसा, अब ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला ऐसा जा रहा था तो दूसरा वाला ऐसा लेकर के जाओ। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा दूसरे वाले की, तो उसके कारण धारा की दिशा ऐसी। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण कहाँ की ओर था, आंसर है अंदर की ओर था, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो मैं लिख देता हूं कि पहला जो चुंबकीय आघूर्ण है M1 लिख देते हैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसके लिए हमने F1 बल लिखा है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ है, तल के लंबवत। ये सिर्फ याद रखने के लिए, लंबवत कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। ठीक, तो ये वाला तो अंदर की ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो उसके कारण धारा ऐसे बह रही थी राइट हैंड, तो फिर इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ की ओर, आंसर है अंदर की ओर। ठीक है, तो दूसरे वाले का चुंबकीय आघूर्ण M2 लिख देता हूं, और इसका कहाँ की ओर है, आंसर है तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, चलो अब इस पे बल देखो कि इस वाले पे बल कैसे लगेगा। वापस से ऐसा अल्पांश काटो। ठीक, अल्पांश अपन ने काटा, अपन ने बोला कि ये धारा ऐसे जा रही है तो फिर वेग की दिशा भी ऐसे ही होगी। ये वेग की दिशा मानो, धारा की दिशा या वेग की दिशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब धारा इस तरफ जा रही है ना, तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और धारा इस तरफ जा रही है, तो ये अंगूठा इस तरफ लेकर के जाओ, तो बल कहाँ क्यों लगा, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा क्या। तो आप देखोगे कि इस पे लगने वाला बल ऐसा जा रहा है बाहर की ओर, ये F2 मानो। ठीक है, तो इस पे बल लग रहा है अपकेंद्रीय, बाहर की ओर लग रहा है, इस पे लग रहा है अंदर की ओर। बात समझ में आ गई क्या, दोनों पर लगने वाले बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो अंदर की ओर मतलब सिकुड़ने का प्रयास करेगा, दूसरा बाहर जाने का प्रयास करेगा। क्लियर है ये बात। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। इससे क्या होता है वो समझिए। इससे अब चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई चुंबकीय आघूर्ण शून्य? इसका रीजन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की ओर खिसक रहा है, दूसरा बाहर की ओर खिसक रहा है, तो जिसके कारण प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण होगा उसी का ही मूल देखा जाएगा। क्योंकि अब दोनों की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा विपरीत तो है, ये तो पता चल रहा है। एक के कारण बाहर की ओर है, इसके कारण कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, और इस अंदर वाले के कारण मतलब पहले वाले के कारण कहाँ की ओर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पहले वाले के कारण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, और दूसरे वाले के कारण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अंदर की ओर है। और एक का ज्यादा हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, एक का कम हो जाएगा, तो फिर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसे होगा? तो हम बोलते हैं परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है दोनों का या तो सदिश योग करो या फिर जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा दो। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये हम सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? तो आप चुंबकीय आघूर्ण का यही समझिए, m = होता है NIA। यहाँ पर हम बोलेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अगर I पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक ही है। क्षेत्रफल वाला लूप भी हम एक ही मान करके चले, वो तो खैर तार की बात है, तो वो छोड़ो, हमारा तो सिर्फ I के ऊपर कंसंट्रेशन है कि I कैसे देखा जाता। तो I = क्या होता है वो समझिए बच्चों, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ समझना इस चीज को। I = होता है बच्चों Q/T। ठीक, तो ये हो जाएगा Q / T। एक बार के लिए करें, आवर्तकाल के लिए बात करें तो जैसे जैसे अभी समझिएगा, खैर हाल जब परमाणु आएगा तब आप इसे और अच्छे से समझेंगे कि जैसे जैसे आवेश जो है बच्चों दूर जाता है, किससे, नाभिक से दूर जाता है, उसका आवर्तकाल भी बढ़ता चला जाता है। घेरा बड़ा हो गया ना, चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा, और n³ के अंदर चलता है ये चीज।
ठीक है, तो ये आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ये बात। तो दूर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा, जिसके ऊपर F2 बल लग रहा था, जिसका चुंबकीय आघूर्ण M2 था, उसकी धारा क्या है, कम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि I2 कम हुई, जबकि I1 को अगर अपेक्षाकृत देख रहे हैं हम बच्चों, ज़्यादा फर्क नहीं है, अपेक्षाकृत देख रहे हैं, बहुत मामूली सा अंतर आएगा I1 और I2 के अंदर। ठीक, तो I1 की अगर मैं बात करूं, पहले वाले की अगर मैं बात करूं, तो हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ये नाभिक की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल कम होगा तो फिर इसकी धारा ज़्यादा होगी, धारा ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, I2 बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं, सॉरी I1 बढ़ गया, I1 का मान किससे ज़्यादा है, I2 से ज़्यादा है, तो चुंबकीय आघूर्ण M1 का मान ज़्यादा है किससे, M2 से। बात समझ में आई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये दिमाग में रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो चुंबकीय आघूर्ण प्रभावी किसका, M1 का। M1 मतलब ये ज़्यादा कौन सा है, तल के लंबवत बाहर की ओर वाला। तो अगर मैं परिणामी चुंबकीय आघूर्ण देखूं तो मैं बोलूंगा कि M1 में से घटा दो किसको, M2 को। क्यों, क्योंकि प्रभावी कौन था, M1 था। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण किसकी दिशा में भागेगा, M1 की ओर भागेगा। M1 की दिशा कहाँ की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और चुंबकीय आघूर्ण बाहर की ओर, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं। यही कारण है कि ये पदार्थ प्रतिचुंबकित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। क्यों, क्योंकि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसका मतलब ये चुंबकित तो होते हैं, ऐसा नहीं कि ये चुंबकित नहीं होते, ये चुंबकित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है ना, तो आपको क्या याद रखना है वो और मैं बता देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो आप ऐसा समझे कि M देखते हैं, M कैसे देखा जाएगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, NI से धारा के ऊपर निर्भरता। देखो, धारा जिसकी ज़्यादा होगी उसी का चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा माना जाएगा। तो फिर हमने धारा को देखना चालू किया किससे, Q/T से। ठीक है, चलिए, अब ये वास्तविकता में, ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप चुंबकीय आघूर्ण को समझेंगे कि कैसे बढ़ा वो चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, अब वास्तविकता में आप इस चीज़ को कैसे लिखने वाले हैं वो समझिए। तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसे हम लिखेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल या फिर चुंबकीय बल की दिशा एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। फिर डायग्राम अगर आप यही बना रहे हैं तो F1 को अंदर की ओर दर्शाइएगा ऐसा, और F2 को बाहर की ओर दर्शा दीजिएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अब ये बात ध्यान में रखना, ऐसा क्या हुआ, तो हमने बोला कि ये जो बाहर की ओर लग रहा था बल, इसका वेग कम हुआ। क्या कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग और वेग, रेखीय वेग, दोनों ही आप कह सकते हैं कम हो जाते हैं। कोणीय वेग कम हो जाने से, देखो अभिकेंद्रीय बल का मान कम हो जाने से कोणीय वेग कम हो जाता है, और कोणीय वेग के कम हो जाने से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान कम, विद्युत धारा का मान कम तो फिर अंततः चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कम। ठीक, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन दो
पर लगने वाला बल परिमाण में इलेक्ट्रॉन 1 पर लगने वाले बल से क्या होता है, कम होता है। F2 का मान कम है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। जो अपकेंद्रीय है उसका मान कम है, अभिकेंद्रीय का मान ज़्यादा है, ठीक, कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन 1 का कोणीय वेग, अब समझिए इसका अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा है तो इसका कोणीय वेग भी ज़्यादा होगा। का कोणीय वेग एवं चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में इलेक्ट्रॉन 2 के कोणीय वेग एवं चुंबकीय आघूर्ण, डायग्राम को बनाओगे तभी ये इलेक्ट्रॉन 1 और 2 लिख सकते हो आप, ठीक है। आघूर्ण से क्या होता है, अधिक होता है। एवं अंततः परिणामी चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, विपरीत प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और यही कारण है कि इनमें किसका गुण पाया जाता है, प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं अथवा चुंबकित होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? उतार लीजिए इस चीज़ को, मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से उतार लेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उतार लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, हमने बोला कि दोनों पर लगने वाले बलों की दिशा चेंज हो गई। तो जो बाहर की ओर लगने वाला बल था उसका मान कम हुआ, उससे कोणीय वेग का मान कम हुआ, धारा का मान कम हुआ, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कम हो गया। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कम, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा, और जिसका चुंबकीय आघूर्ण प्रभावी है उसी के कारण क्या देखेंगे, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखेंगे। और इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर थी, इसलिए हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, डन हो गया। चलिए, ये थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब ये अपन ने क्या की, व्याख्या की है बच्चों कि ये प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कारण था कि ये प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अपन आगे बात करते हैं कि इनमें और कौन कौन से गुण हो सकते हैं, या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम और कैसे पढ़ सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के आप कह सकते हैं कि गुणों की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या गुण हैं जो हमें सामान्यतः याद रखने चाहिए। देखिए, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को पढ़ते हैं वापस से। तो सबसे पहला क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, तो हमने बोला कि प्रतिचुंबकीय, टॉपिक तो अपना प्रतिचुंबकीय ही है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना बच्चों, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र या फिर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं।
ठीक है, ये बात तो इसका मतलब और हम क्या समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की और अल्प बल अनुभव करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए फिर तीसरा, इसके बाद में हम बोलेंगे कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके विपरीत है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है। तो हम कहते हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत एवं अल्प होता है। ये बात ध्यान में रखना, इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है परिमाण में, और उसकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझो, लेट्स सपोज करो कि हमारे पास में ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, और ये तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इस तरफ निर्वात है ना, और निर्वात के थोड़ा सा आगे हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख लिया, ऐसा मान करके चलो। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसी बल रेखाएं आ रही है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं। तो जब इन्हें देखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें जब रखा जाता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है कुछ इस तरीके का व्यवहार, प्रतिकर्षित होती है ना, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। वापस समांतर हो जाएंगी, लेकिन इससे प्रतिकर्षित होने के कारण इसे बाहर से गुजरेंगे। तो अब गौर करेंगे कि गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, वो निर्वात की तुलना में क्या है, बहुत कम है। निर्वात में अगर 10 बल रेखाएं गुजर रही तो यहाँ पे 1 या 2 ही गुजरी होंगी। ठीक है, तो प्रतिचुंबकित हो रहे थे इसलिए, है ना। तो हम कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन पदार्थों से पारगमित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। तो चौथा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इन पदार्थों से पारगमित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है, अब सोचो इस चीज को, निर्वात की तुलना में अगर बल रेखाओं की संख्या कम हो गई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी इनसे गुजरने वाला कम हो गया। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी जगह से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर पाती हैं उतना ही चुंबकीय क्षेत्र वहां ज्यादा होता है। यहाँ पर तो उस स्थान से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट गई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो अगर इनका चुंबकीय क्षेत्र B होता
और निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र B0 होता, तो ये बात बताओ मेरे को कि कौन सा ज्यादा होता, निर्वात वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता या फिर इनसे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता? आंसर है निर्वात वाला ज्यादा होता। ठीक है, और क्योंकि इनसे बल रेखाएं कम हो जा रही है ना, इसलिए तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है कि निर्वात वाला ज्यादा है, इनसे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र कम है। अब अगर ऐसा है बच्चों, ये डायग्राम बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा यहाँ पर, कौन सा पदार्थ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इस चीज को बहुत अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये ध्यान में रख लिया। ठीक, अब सोचो इस चीज को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हुई तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र कम हुआ। चुंबकीय क्षेत्र कम कैसे हो रहा होगा? क्या चीज ऐसी थी जो कि चुंबकीय क्षेत्र को कम कर रही थी? तो हम बोल रहे हैं कि वास्तविकता में चुंबकीय क्षेत्र म्यू के मान पर भी निर्भर करता है। म्यू चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता अगर ज्यादा होगी तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, और अगर पदार्थ की चुंबकशीलता कम होगी तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इनका म्यू कम है, किससे? निर्वात वाले म्यू से। ठीक है, चलिए, तो हम आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर इनका चुंबकशीलता म्यू है तो इस चुंबकशीलता म्यू का मान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो फिर कौन सी चीज कम हुई? तो हम बोलते हैं म्यू इज इक्वल्स टू, समझना, म्यू इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डायामैग्नेटिक बोलते हैं, तो ये मैं ऐसा लगा देता हूं कि चुंबकीय पारगम्यता कम होती है किससे? निर्वात की चुंबकशीलता से या चुंबकीय पारगम्यता से। फिर इसको आप कैसे लिखोगे? तो हम लिखते हैं इसको म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते हैं, और ये लेस देन क्या है? म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट को हटाओ, इसका मतलब म्यू आर का मान किससे कम है? 1 से कम है। म्यू आर वैसे भी माइनस तो हो ही नहीं सकता, बात समझ रहे हो इस चीज को? म्यू आर का मान मतलब आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब इनके लिए कितना होता है? तो आंसर है 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इन पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता 0 से तो ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि 1 से कम होती है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और जिस तरीके से मैंने समझाया है भगवान ही मालिक है आपको, और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर पता नहीं कैसे समझ में आएगा। देखो, तो अब हमें क्या पता चला? तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही म्यू आर चेंज होगा, है ना। अगर चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाती हैं तो म्यू आर का मान कम हो जाता है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की तुलना में ज्यादा हो जाती हैं तो म्यू आर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने बोला, समझिए इस चीज का मान। 5वां पॉइंट, इनकी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान कैसा होता है? धनात्मक तो होगा ही होगा, धनात्मक एवं 1 से क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान में रखो, इसका मतलब ये जो म्यू आर का मान है हम कह सकते हैं 1 से कम और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है ये बात। अगर चुंबकीय पारगम्यता ऐसी है तो इससे रिलेटेड पॉइंट है बच्चों क्या भाई? चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? चुंबकीय प्रवृत्ति। देखिए बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे देखेंगे? तो हम बोलते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई-एम। ठीक है, और काई-एम का जो फॉर्मूला हमें पता है वो कुछ ऐसा है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई-एम। यही है क्या? यही है।
चलिए म्यू आर का हम मान बोल रहे हैं कि 1 से कम है, ये म्यू आर क्या है, हमेशा 1 से कम है। तो अगर म्यू आर का मान लेट सपोज करो 1 से कम, 1 से कम का मान मतलब 0.99 मान लेता हूँ एक बार के लिए, सिर्फ उदाहरण के दृष्टिकोण से कि 1 से कम का मान हमने 0.9 ही मान लिया। 0.9 इज इक्वल्स टू, मैं रख के देख रहा हूँ, 0.9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस काईएम लिखू क्या, लिख सकता हूँ। ठीक, चलो तो फिर काईएम का मान क्या होगा, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, इसे एक को इधर लो, माइनस का 1 हो गया क्या, 0.9 माइनस 1 बराबर काईएम हुआ। इसका मतलब ये मान कितना हुआ, 0.1। बताओ प्लस का या माइनस का, आंसर है माइनस का। आप देखो कि चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी आ रही है, इनकी ऋणात्मक आ रही है, आ रही है। पहली बात, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है। ज्यादा है या कम है, आंसर है कम है, परिमाण में कम एवं माइनस की। ठीक है, ये पॉइंट है इनका कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है बच्चों वो कैसी होती है, ऋणात्मक एवं अल्प होती है। ठीक है, यह है कैसी होती है, ऋणात्मक एवं अल्प होती है। एक खास बात और है इस चुंबकीय प्रवृत्ति की, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों, ये ताप पर निर्भर नहीं करती। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। फिर 8वां, अगर हम चुंबकीय शैथिल्यता की बात करें, हालांकि चुंबकीय शैथिल्यता आप चैप्टर के एंड वाला पॉइंट है हमारे पास में, शैथिल्य वक्र, उसमें अपन बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम इन पदार्थों के लिए बात करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो ये बात ध्यान में रखें, इनमें चुंबकीय शैथिल्यता नहीं होती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, इनमें शैथिल्यता नहीं होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण आप लिख दीजिएगा, मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, बिस्मिथ लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, हीरा लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक, चलिए तो ये हो चुका है। अब एक आध ग्राफ हमारी किताब में दे नहीं रखे, लेकिन इन पॉइंट से वो ग्राफ बन जा रहे हैं। ठीक है, वो ग्राफ है क्या, ये चीज़ उतार लीजिएगा बच्चों। ये जब अपन मैं तो खैर अब नहीं करवाऊंगा, हम लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, तो ऐसे ही मैं करवाऊंगा वो भी। तो आपको ऐसे ही एक साथ उतार लेने हैं पाड़े बना करके, जैसे 5वीं 6वीं में नहीं करते थे अंतर समझाने के लिए, तो वैसे काम कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये समझ में आया ना। अब इसका ग्राफ देखिए बच्चों, कौन सा ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ देखें, हम बोलते हैं कि इनका चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। ठीक, अब इस चीज को अगर मैं समझूं तो एक ग्राफ है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकीय आघूर्ण क्या, चुंबकीय आघूर्ण क्या बच्चों, M। ठीक, ये दोनों की दिशा विपरीत होती है। इसका मतलब ये है जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वही चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, या चुंबकन की दिशा होगी ना, चुंबकन की तीव्रता की दिशा। देखिए, तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, चुंबकीय आघूर्ण देखो, तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक फॉर्मूला, चुंबकन की तीव्रता इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय v। लिखते नहीं लिखते, तो जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वही चुंबकन की तीव्रता की दिशा होगी, I की दिशा होगी। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और ये जो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या है बच्चों, चुंबकन क्षेत्र H। इन दोनों में संबंध है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, हम सभी को पता है, देखो काईएम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इंस्पेक्टर बटे हवलदार।
या फिर आप ये भी समझते हैं कि I जो है वो समानुपाती होता है किसके, H के। तो इन दोनों में अगर ग्राफ बनाया जाए तो समानुपाती का बनेगा, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। तो हमने बोला कि अगर इन दोनों में ग्राफ बनाया जाए, इस तरफ I और इस तरफ क्या हो, H हो, ठीक है, ये चुंबकन की तीव्रता और ये चुंबकन क्षेत्र, तो समानुपाती का ग्राफ तो ऐसा जाता। लेकिन जब आप देखते हैं कि इनका नियतांक जो है काई m जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। बताओ भी ग्राफ ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा समानुपाती वाला, आंसर है नीचे से। अगर H प्लस का है तो ये माइनस का होना जरूरी है, सीधी सी बात है। तो ये फिर ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढलान है ना, वो ढलान कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। ऋणात्मक ढलान तो ऐसे ही देखी जाएगी। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि I चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के मध्य ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके लिए काई m का मान कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक। दूसरा ये पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एवं ताप के मध्य वक्र बनाएं। तो हम बोलते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति किस पे निर्भर नहीं करती, ताप पे निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के मध्य वक्र बनाया जाता तो ये वक्र ऐसा होता। चलो, अब क्या ये वक्र सत्य है? आंसर देखा जाए तो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक होती है, ठीक। तो फिर मेरे को इसको कैसे बनाना चाहिए वास्तविकता में, इसे ऐसा बनाना चाहिए। बात समझ में आई? माइनस के अंदर आप बनाओगे इस चीज को, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से मैं खैर ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन यही प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा अपन लेकर नहीं जाएंगे। मतलब अपन अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन करेंगे, ठीक है। चलो, एक आध डायग्राम और मैं आपको बता देता हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बच्चों हम लिक्विड में ले लें, किस में ले लें, द्रव अवस्था में ले लिया जाए, तो क्या होगा, और उन्हें फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, है ना। तो फिर आप ये समझिए, ऐसा अपन मान सकते हैं, ये हमारे पास में किसी दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये किसी दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। एक बार ये ध्रुव दूर दूर रखे हुए हैं और एक बार ये ध्रुव जो हैं वो पास पास रखे हुए हैं, ठीक। जब ये ध्रुव दूर दूर थे तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो कम है, किसकी तुलना में, किनारों की तुलना में। किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, बीच में कम है क्योंकि दूरी ज्यादा है। लेकिन जब ये ध्रुव पास पास थे तो हम बोलते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर किनारों के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा क्या है, अपेक्षाकृत कम है, अपेक्षाकृत, ठीक है। तो अब अगर समझना इस चीज को, यहाँ पर हम पदार्थ को रखें ऐसा किसी भी कांच के पात्र में, द्रव अवस्था के अंदर अगर पदार्थ को रखा जाता तो क्या होता बच्चों, हम बोलते हैं ऐसा ये पदार्थ होता है, मानो। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि ये पदार्थ जो हैं वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, यहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे, दुर्बल की ओर, यहाँ पर। तो जो किनारों पर जो द्रव था वो हटेगा और कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इधर साइडों में आ रहा था, ये यहाँ से तो हटता है और यहाँ चला जाता है बीच में। बम्प जो है वो हमें बीच में दिखाई देता है, ठीक। ऐसा ही यहाँ पर देखो,
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ की ओर जाते हैं, ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। प्रबल यहाँ पर, दुर्बल यहाँ पर। तो जब ऐसा देखा जाए, जब चुंबक पास में होती है तो फिर ये प्रबल से तो हटेंगे और कहाँ की ओर जाएंगे, दुर्बल की ओर जाएंगे। ऐसा इसे देखा जाता। डन हुआ? चलिए, फिर इसके बाद में ये समझ में आया? ठीक। इसी डायग्राम को बनाने का एक और तरीका होता है बच्चों। क्या भाई? यदि एक यू आकार की नलिका ली जाए, एक कांच की नलिका लो, यू आकार की पारदर्शी कांच की नलिका ले लेते हैं, और उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भरा जाए तथा यू आकार की नलिका के एक सिरे पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाए। ये ऐसा, यहाँ पर N और यहाँ पर क्या रख दिया, S ध्रुव होता, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता। ठीक। और ये लिक्विड जो है वो ऐसा भरा हुआ होता। ठीक है, तो प्रारंभ में ऐसा था। अब हमने बोला कि यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, तो फिर ये लिक्विड यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में ऊपर रह जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा, वेट के कारण नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर धकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हट जाएगा क्योंकि ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तो रह ही नहीं सकता, तो ये हटा, यहाँ से हटा, तो यहाँ वाला लिक्विड दब करके कहाँ की ओर गया, ऊपर की ओर। तो आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया था वहां पर द्रव स्तंभ की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, एवं दूसरी तरफ द्रव स्तंभ की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब आप चुंबक आरोपित करते हैं। ठीक है, मतलब आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ठीक, एक सवाल और बच्चों, ये लास्ट सवाल है, अब इससे मतलब आगे अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने कभी पढ़ा है या मैंने आपको कभी पढ़ाया है बच्चों, सुपर कंडक्टर्स, अतिचालक पदार्थ। याद आ रहे हैं कि अतिचालक पदार्थ इसी चैप्टर में एक बार और डिस्कस किया था नहीं किया था, जिनके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, तो म्यू आर बराबर 0। इसका मतलब काई एम बराबर उनके लिए कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, बताओ भाई, ये जो काई एम मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, कौन से पदार्थों के लिए होती है चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक? हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो ये गौर कीजिएगा कि जो अतिचालक पदार्थ हैं वो वास्तविकता में एक रूप है किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का। प्रतिचुंबकीय पदार्थों से ही किसको बनाया गया है, अतिचालकों को बनाया गया है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, हम लोह चुंबकीय पदार्थों का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक तो वास्तविकता में किसके लिए है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अतिचालक पदार्थ एक विशेष रूप है किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का विशेष रूप है। ठीक है ये, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अतिचालक पदार्थों के बारे में जो हमने भी डिस्कस किया इससे रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गुण मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से समझाने की, तो वीडियो को एक नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से तसल्ली से देखें, आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई।